मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शाह को 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर शीतकालीन यात्रा और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पीएम ने लोगों से उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का आनंद लेने का आग्रह किया है। उत्तराखंड को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की वर्चुअल बैठक में राज्य के कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ के जवान निभा रहे अहम भूमिका। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के जवान किए गए तैनात। बागेश्वर में खड़िया खनन बंद होने से हजारों लोग हुए बेरोजगार। हाईकोर्ट के आदेश से खदानों पर रोक जारी है। मजदूर धरना प्रदर्शन कर खनन फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रभावित श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इन नंबरों पर संपर्क कर श्रद्धालु किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी कर सकते हैं प्राप्त। खटीमा में कांग्रेस पार्टी के रवीश भटनागर ने पार्टी से बिना किसी नोटिस के निष्कासन पर जताई नाराजगी। कहा, कांग्रेस की नगरपालिका चुनाव में हार का ठिकरा फोड़कर कर दिया गया है निष्कासन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद कड़े किए गए नियम। हर स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी को किया गया है तय। 60 दिन के भीतर जनता की समस्याओं का होगा निपटारा। टिहरी वन विभाग ने वन अग्नि को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में महिलाओं को वन अग्नि से रोकने के बताए गए हैं उपाय। टिहरी के जल संकट के समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तैयार की है प्लान। जल जीवन मिशन के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों को जोड़कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा पानी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड को प्लास्टिक और कचरे से मुक्त करने के लिए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक की है और इस बैठक में राज्य के कई विभागों के अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक मुक्त देवभूमि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए ठोस रणनीति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के गांवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए और इसके विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार स्थानीय समुदाय, पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि वो प्लास्टिक का उपयोग बंद करे और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे ताकि उत्तराखंड को वास्तव में स्वच्छ और हरित देवभूमि बनाया जा सके। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से, विशाल तरीके से स्वागत किया जाएगा। सीएम 3 फरवरी तक दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं और उनके आते ही जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं धामी आज देश के बड़े नेता बन गए हैं। सभी प्रदेशों में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब और भी प्रदेशों में यूसीसी लागू होगा, इस पर चर्चा अभी जारी है। हम उत्तराखंड के निवासी गौरवशाली हैं और हमें इस बात का गर्व है कि
भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और यह बिल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय बनेगा, ये एक उदाहरण बनेगा और पूरे देश में लागू भी होगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये एक प्रेरणादायी बिल पास हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब देश के अंदर गणतंत्र लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये काम देश भर के अंदर नहीं हुआ और 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी ने ये काम करके दिखाया है। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। और उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये पहल जोर पकड़ती नजर आ रही है, जो इस यात्रा को चारधाम यात्रा की तरह महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत ओमकारेश्वर मंदिर ओखी मठ से 8 दिसंबर 2024 को हुई थी और अब ये पूरे साल भर तीर्थ यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के दौरान उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग की है और इसे युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एडवेंचर गतिविधि का केंद्र बताया है। उनके अनुसार उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के दौरान आने का अनुभव विशेष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव जाने की संभावना है, जहां पर मां गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास स्थल स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम स्थल पर आ पहुंचे हैं। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही एसडीआरएफ जवान कठिन परिस्थितियों में राहत कार्य और आपातकालीन सेवाओं और जरूरत पड़ने पर त्वरित प्रतिक्रिया भी देने को तैयार हैं और पूरी निष्ठा के साथ वहां पर डटे हुए हैं। एसडीआरएफ उत्तराखंड की सेवाएं महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफल और सुरक्षित बनाने में अहम योगदान दे रही है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस पार्टी से 32 वर्षों तक जुड़े रहे रवीश भटनागर ने पार्टी से बिना किसी नोटिस के निष्कासन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस की नगरपालिका चुनाव में हार का ठिकरा उनके ऊपर फोड़कर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। रवीश भटनागर ने खटीमा विधायक भुवन कापड़ी को पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर संगठन और पदाधिकारी से कोई सहमति नहीं ली गई है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक कापड़ी ने कांग्रेस के संविधान की अवहेलना करते हुए बिना कारण नोटिस बताओ के ही उन्हें निष्कासित कर दिया। मेरे पे जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार है। 32 सालों से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। खटीमा में, जिले में भी, प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में भी जाकर पार्टी के लिए काम किया था। 32 साल से मैं काम कर रहा था ईमानदारी से। इस चुनाव में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, मुझे कुछ नहीं कहा गया था। फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने पार्टी के लिए किया, लेकिन हार का ठीक रहा क्योंकि एक बड़ी हार हुई है। माननीय विधायक जी द्वारा जीत का जिम्मेदारी लेके आए थे, टिकट दिला के, बगैर किसी की सहमति से टिकट दिला के लाए थे और आ भी गया था तो सब लड़ा रहे थे, तो जीत का श्रेय भी लेना था, तो फिर हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी। उस हार की जिम्मेदारी मुझे बगैर संपर्क में लिए मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया और अकेला निष्कासन पूरे उत्तराखंड में मेरा किया गया। कांग्रेस की हार पूरे प्रदेश में हार हुई है।
लेकिन ठीकरा एक व्यक्ति का एक खटीमा के अंदर ठीकरा फोड़ देना, ये अन्याय हुआ मेरे साथ। और पहली बार कांग्रेस का जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसमें ही अनुशासनहीनता करने वाले को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। मुझसे कुछ नहीं किया गया, सीधे मेरी निष्कासन का आदेश ऊपर से हुआ। अब खबर टिहरी जनपद की जल संकट समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करती है। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए अब तक एक नए प्लान तैयार किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों को जोड़कर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा धनोल्टी और धनसाली में बड़े जल परियोजनाएं बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पानी जो है पीने का उसकी समस्याओं का सामना न करना पड़े। कम बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अब से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ताकि आने वाले गर्मियों में पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो। ये कदम आने वाले समय में क्षेत्रीय जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राज्य सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी का बनाई गई थी सारा करके, जिसके अंतर्गत 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमारे जनपद में स्वीकृत हुए हैं और उनका कार्य भी प्रारंभ हो गया। एक घनसाली में है और एक धनौल्टी क्षेत्र में है, जहाँ पर जो हमारे पानी की स्ट्रीम्स हैं, जो जलधाराएं निकलती हैं, उनको चेक डैम के माध्यम से रोककर पानी का संरक्षण भी किया जाएगा। साथ ही जो ग्राउंड वाटर है उसका भी रिचार्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त करीबन 200 और हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे जनपद में बनाए हैं वाटर रिचार्ज के, जिसमें जल जीवन मिशन के साथ और मनरेगा और वन विभाग के साथ मिलकर हम विभिन्न कार्य कर रहे हैं। और ये सभी कार्य हमारे बारिश जो आने वाली बारिश है जून में, उससे पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, जिससे कि जो भी बारिश हो वो सारा पानी हमारा रिचार्ज हो और ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़े। साथ ही जो हमारी पुराने नौले हैं, धाराएं हैं, उनको भी रिचार्ज करने में सहायता मिले। और उत्तराखंड के गरुड़ तहसील में रहने वाले सैनिकों के परिवार को आज तक घर तक पहुंचने के लिए एक आम पैदल रास्ता भी नहीं मिल सका है। जी हां, 3 पीढ़ियों से लोग डंडे के सहारे सड़क तक पहुंचने को मजबूर हैं। और आपको जानकारी दे दें कि गांव के प्रधानों ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला है इनके लिए। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए आने वाली धनराशि सिर्फ कागजों में ही खर्च हो रही है और अधिकतर ग्राम प्रधान अशिक्षित और भ्रष्ट हैं। गोमती घाटी के कई गांवों में भी हालात ऐसी ही हैं, जहां पर बुनियादी विकास कार्य तक पूरे नहीं हुए हैं। अब सैनिकों के परिजनों ने मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनके घर तक जल्द से जल्द एक पैदल रास्ता बनाया जाए, ताकि उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। विकास से यहाँ का जो प्रधान बने, गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे किसी बात है, प्रधान ने क्या किया, नीचे देखा, ऊपर नहीं देखा। यहाँ पर गाँव रहते हैं, अब अभी घर में हम 2-4 आदमी हैं, अभी कल को आएंगे तो बात क्या होगी। वो जो हमारा गाँव में है ना, अपने गाँव में हम आदमी भी रह सकते हैं यहाँ पर, और लोग बाहर भाग रहे हैं, लोग हैं वही चीज़ है, प्लान बना के बाहर भाग रहे हैं। बात तो कर रहा था, लेकिन पूछताछ नहीं होती है। प्रधान एक बना, 5 साल काट दिया उसने, 5 साल के बाद निकल गया। वो भी अपने बात वो आगे रख के आगे कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमें 5 साल का छोड़ दिया उसने, क्या मिला हमारे। उससे तो कोई प्रधान बीच में पड़ जाते हैं। प्रधान लोग तो अपना कलम घुमाए, उन्हें अपने खाए, अपने निकल गए, बस अपने उसमें पड़ जाते हैं। 3 पुस्त ये आए तो बाढ़ नहीं मिली बहुत, पहले तो रोटर मिलन थी बात दिदो यसो भयो बात रोज यसो दियो। अब परेशानी बहुत भयो, हम आयो अब बात वो नीला दिना बात आपले दीजिए सरकार है, आप क्यों कौन सा अनुभव बात दीजिए, रोड दीजिए, क्यों कौन आप बकाए हैं। आप बच्चे भाई हो, कभी हम बाटन, कभी हम रोड। मतलब मेरी शादी यहाँ रास्ता ना सड़क कुछ नहीं थी, मतलब जब बारिश होती है तो हम नीचे जा नहीं सकते। और हमें जब नीचे से कोई सामान लाना होता है तो हम अच्छी तरह सामान भी नहीं ला सकते, तो बारिश के टाइम पूरे भीग जाते हैं। और जब बारिश होती है तो कोई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, कितने दिनों तक अंदर ही रहते हैं। तो बारिश के टाइम पर मतलब बहुत सुविधाएं हमारे वहाँ नहीं है, जो मतलब सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है। इसलिए बोलते थे, अम्मा लोग बोलते बात की, उन्होंने मतलब कुछ वोट मांगते थे। पहले जब वोट देते थे तब बोलते थे कि हाँ रास्ता देंगे करके। जब वोट उनका पूरा हो गया तो
फिर रास्ता, फिर वो इधर इधर के साइड देखते भी नहीं थे। सर इनकी स्थिति ऐसी है कि होने को प्रधान भी हमारे वैसे गांव के ही हैं, रास्ता इन्होंने इनका आना जाना वैसे रोजी का है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बताने की ज़रूरत है। काफ़ी बार बताया भी हमें ना, हमको सौरजा प्लेट की ज़्यादा सुविधाएं मिली, एक मिला बस, यहाँ पे बस हो गया, एक वो नीचे मिला। और रास्ते इन्होंने देखा ही है, काफ़ी बार आए हैं यहाँ भी, काफ़ी काम वोट मांगने और काफ़ी कुछ और जब काम होते हैं उनको आते रहते हैं इधर, तो देखते हैं कि हम बोलते भी हैं उनसे, घर वाले बोलते हैं कि हमें रास्ता चाहिए, तो उस समय तो हाँ बोलते हैं, बाद में मना कर देते हैं। मना क्या करते हैं, बाद में देखते भी नहीं है। होने को इनको पता है कि यहाँ ऊपर सबसे ऊपर हमारा ही घर है, यहाँ सेला बगड़ में, कि इनके पास रास्ता नहीं है, तो देखा है इन्होंने, अभी तक तो इन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं है। भी 3 फुट है, ये आए तो बाढ़ नहीं मिली बहुत पहले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमित शाह को उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक में उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता के सफल क्रियान्वयन और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों के परिणामों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस समय पूरे जोश के साथ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक आयोजन में अमित शाह को आमंत्रित करते हुए उनकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताया है। बैठक के दौरान उत्तराखंड में कई विकास कार्यों और सहकारिता क्षेत्रों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने समारोह में आने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर शीतकालीन यात्रा और टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को उनका दूसरा घर वो मानते हैं और शीतकालीन यात्रा में शामिल होने की इच्छा उन्होंने जताई है। आपको जानकारी दे दें कि इच्छा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का आनंद लेने का भी आग्रह किया है, अपील की है। उन्होंने ये भी बताया है कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों से देश की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। जैसे उत्तराखंड को नेशनल गेम्स से लाभ हो रहा है, इसके कारण राज्य के अन्य इलाकों में भी लोग जाएंगे, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, वो राज्य के विकास के लिए कुछ नया देखते हैं और योजनाओं पर चर्चा भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है, उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं, उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन के 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद नजर आए और उन्होंने इस अवसर पर वन्यजीव प्रबंधन के 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया है। आपको जानकारी दे दें कि राज्यपाल ने एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन भी किया, जिसमें वन्य जीव से संबंधी उत्पाद और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह उपलब्ध है। ये पहल वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान देश भर में वन्य जीव प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर योगदान होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज़ है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया उनको मेडल्स दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा एक जो सबसे टचिंग बात थी इस परिवार की, इस इंस्टीट्यूट की, वो ये थी कि इस परिवार ने अपने जो वेटरन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस संस्था के अंदर लगाई है, उनको और आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको सम्मानित। और कीर्तिनगर में पुलिस ने एक बाइक रैली निकाली है जिसमें लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया है। ये रैली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के निर्देशन पर और क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर की देखरेख में निकाली गई है। रैली पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहे तक निकाली गई है। पुलिस अधिकारियों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी है और साथ ही साथ कॉमर्शियल वाहन चालकों से कहा गया है कि वो अपने गाड़ी की क्षमता से ज़्यादा सवारी न बैठाएं। साथ ही साथ सभी को वाहन चलाते वक्त नियमित गति में चलने की चेतावनी भी दी गई है। यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टीरी गढ़वाल के निर्देश में आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। और उसका ठीकरा जो है कभी हरियाणा पर, कभी पंजाब पर, कभी दूसरे राज्यों पर, कभी उत्तर प्रदेश पर फोड़ने का काम होता है और आंखों में जलन और सीने में घुटन होने लगती है। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ये नौटंकीबाजी करते हैं और किसानों को इसका दोष देते हैं, कभी किसानों को देते हैं। यहाँ की हवा ही नहीं, यहाँ पानी और सीवरेज के मामले में भी इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, कोई काम नहीं किया है। आज शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मैं आज अनेक स्थानों पर गया हूं जहां पर पेयजल, दूषित पेयजल की समस्या है, जिसके कारण से हैजा हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तमाम बीमारियां हो रही हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक तो जल निगम में उपाध्यक्ष भी थे, परंतु उन्होंने ग्रेटर कैलाश के लोगों के पानी और सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ के लोग सीवरेज की समस्या से इतने परेशान हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल और यहाँ के जो सौरभ भारद्वाज है, इन्होंने ग्रेटर कैलाश को गटर कैलाश बना दिया है। मैं सच कह रहा हूं ना, पानी और सीवरेज की समस्या है कि नहीं है यहाँ? तो भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। मां यमुना उत्तराखंड से स्वच्छ और निर्मल धारा के साथ निकलती है। वहां लोग आचमन करते हैं, नहाते हैं, पवित्र अपने को भी करते हैं। और जब मैं दिल्ली आता हूं तो मुझे देखकर शिखा जी बहुत दुख होता है, सुभाष भाई, क्योंकि मां यमुना जीवनदायिनी भी है, प्राणदायिनी भी है और हम सबके लिए क्या है कि बहुत ही आस्था का विषय भी हमारा है। तो यहां मैं देखता हूं कि यहां तो पानी पीने की बात तो छोड़िए, नहाने का भी छोड़िए। मेरे ख्याल से जो सिंचाई का पानी होता है वो सिंचाई के लायक भी नहीं रहती है, क्योंकि इतना दूषित इन्होंने बना दिया है। उस यमुना की हालत बद से बदतर बना दी है। ये देखकर बहुत दुख होता है। और पिछले 10 साल से मैं केजरीवाल जी को सुन रहा हूं, हर बार यही कहते हैं कि अगले वर्ष साफ कर दूंगा,
इस बार भी अभी उनका घोषणा पत्र पढ़ रहा था आज भी, उसमें फिर से लिखा है कि अगली बार फिर से साफ कर दूंगा। अरे वो अगला साल कब आएगा भाई, कब आएगा वो अगला साल? हर साल और कहते हैं कि अगले साल आ जाएगा। जब चुनाव आ गया, यहाँ के ये हाल देखकर केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग अफवाह फैला रही है कि यमुना का पानी हरियाणा के लोगों ने दूषित कर दिया है, उनकी वजह से गंदा हो रहा है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि आप जितनी अफवाह फैलानी फैला लो, मक्कारी और नौटंकबाजी आपकी अच्छी तरह से दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान चुकी है और आने वाली 5 तारीख को आपको भी इसका पता लग जाएगा कि आपकी जो है सारी चालबाजी उनको पता लग गई है। भाइयों बहनों, इन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो बस पूरी गैंग केवल और केवल झूठे वायदे करती है। पंजाब में भी इन लोगों ने चुनाव के समय में, पंजाब में चुनाव हुआ था, पंजाब में चुनाव के समय में इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपए देंगे, लेकिन आज 2.5 साल का समय बीत गया। 2.5 साल का समय बीतने के बाद भी पंजाब में किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब वही झूठा वादा दिल्ली की माताओं बहनों से कर रहे हैं, लेकिन आपको इनके बिल्कुल झांसे में नहीं आना है और आना भी नहीं है और किसी को आने भी नहीं देना है। ये झाड़ू वाले अगर दिल्ली वालों के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं है। आपदा जानते हैं, मुसीबत, किसी मुसीबत से कम नहीं है। और अगर गलती से कहीं ये दोबारा आ गए तो दिल्ली के हालत ये बद से बदतर कर देंगे और ये अपनी जो झाड़ू है ना, उससे लोगों की गाड़ी कमाई को साफ कर जाएंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इन पापियों और इनके मौसेरे भाइयों से, उनसे भी सावधान रहिए। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।